हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 28 नवंबर 2023। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यूज। ये सिर्फ 28 तारीख के करंट अफेयर्स नहीं हैं, कुछ दिन पहले के भी करंट अफेयर्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड्स का समय मिलेगा और 5 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर चूज करना होगा, ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे ही 5 सेकंड्स खत्म हो जाते हैं, आंसर खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे गुजरात का राजकीय मछली घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं गार फिश, ब्लैक टेट्रा, बरबोट या घोल फिश। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। यहाँ टाइमर है, आप देख सकते हैं। 5 सेकंड्स काउंट होंगे इस टाइमर में। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है घोल फिश। ये आप इसका इमेज देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डीप फेक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। डीप फेक से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस हैं, यह गलत सूचना प्रदान करने की एक तकनीक है, यह एक व्यक्ति के आभासी चेहरे, आवाज़, शरीर को कंप्यूटर से दूसरे व्यक्ति के आभासी चेहरे, आवाज़, शरीर आदि से प्रतिस्थापित करने की तकनीक है। यह विज्ञापनों को एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इस तकनीक के माध्यम से विदेशी कंपनियां भारत में अपने व्यापार बढ़ाती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह एक व्यक्ति के आभासी चेहरे, आवाज़, शरीर को कंप्यूटर से दूसरे व्यक्ति के आभासी चेहरे, आवाज़, शरीर आदि से प्रतिस्थापित करने की तकनीक है। यानी एक व्यक्ति के चेहरे को आभासी रूप से बदल दिया जाता है दूसरे व्यक्ति के चेहरे के साथ, और ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कई सेलिब्रिटीज़ के चेहरे को दूसरे व्यक्तियों के चेहरे पर लगाया गया डिजिटली। ठीक है, जैसे कुछ एक्टर्स हैं, जैसे रश्मिका मंदाना के चेहरे को लगाया गया एक दूसरी लेडी के चेहरे पर, और रश्मिका मंदाना का दुष्प्रचार हुआ। उसी तरह विराट कोहली का चेहरा लगाया गया किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे के ऊपर। तो डिजिटली इसको ऐसे लगाया जाता है कि ओरिजिनल और फेक में अंतर समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। डीप फेक के शिकार काजोल भी हुई, विराट कोहली भी हुए, इसी तरह प्रधानमंत्री भी हुए। इससे काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि सेलिब्रिटी के चेहरे को किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर लगाया जाता है और किसी पार्टिकुलर चीज़ का विज्ञापन दिया जाता है सेलिब्रिटी के चेहरा का इस्तेमाल करके। तो जिससे सेलिब्रिटीज़ की छवि को नुकसान पहुंचती है, क्योंकि लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि यह सच में सेलिब्रिटी ने विज्ञापन दिया है इसका या फिर किसी और ने दिया है। तो यही है डीप फेक विज्ञापन, मतलब सेलिब्रिटी के नाम पर किसी और व्यक्ति के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है सेलिब्रिटी का चेहरे का इस्तेमाल करके। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सुर्खी में रहे सिलक्यारा सुरंग
कहाँ स्थित है? सिलक्यारा सुरंग आपने खूब न्यूज़ में देखा होगा। आपको बताना ये कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी उत्तराखंड, गंगटोक सिक्किम, रोहतांग हिमाचल प्रदेश या श्रीनगर जम्मू कश्मीर। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है उत्तरकाशी उत्तराखंड। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल बन रहा था और ये 4 धाम परियोजना का एक हिस्सा है सिलक्यारा टनल। तो टनल इस तरीके से बनाया जा रहा था, सिलक्यारा से लेकर के दंदल गांव तक ये 4.5 किलोमीटर का टनल बन रहा है। हालांकि अभी पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ समय के लिए, क्योंकि इसमें अचानक डेब्रिस गिर गए, मतलब मलबा गिर गया। कुछ दूर बना, इसके बाद बीच में ये कुछ दूरी तक टनल नहीं बनाया जा सका था और इसी बीच मजदूर फंस गए, क्योंकि इस लोकेशन पे डेब्रिस ने टनल का रास्ता बंद कर दिया और मजदूर इस लोकेशन पे फंस गए। ये निकल नहीं पा रहे थे सिलक्यारा टनल से बाहर। तो इसके लिए इंजीनियर्स को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और टनल की ड्रिलिंग शुरू हो गई। एक वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी और एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी। तो दोनों तरफ से ड्रिलिंग खूब ज़ोर शोर से चली। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के समय मशीन भी टूट गया था, जिसके वजह से ड्रिलिंग कंटिन्यू नहीं किया जा सका और बाद में इसको रैट होल माइनिंग टेक्निक का यूज़ करके हॉरिजॉन्टली मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद मज़दूरों को सक्सेसफुली निकाल लिया गया। 41 लेबरर्स इसमें फंसे हुए थे। तो इसीलिए ये नेशनली न्यूज़ में रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया? यहाँ पे मेन हो गया है, आप इसको करेक्ट करके मैं पढ़िएगा। तो किस देश ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से अपना दूतावास बंद कर दिया? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच कुछ समय से दूतावास को लेकर के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। न्यू दिल्ली ने तो जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबानी शासन स्टार्ट हुआ, अपना एम्बेसी जो अफगानिस्तान में था उसको बंद कर दिया। इसके बाद दिल्ली में स्थित अफगान दूतावास को लेकर के कई बार सवाल उठ खड़े हो रहे थे कि हमारा जब एम्बेसी अफ़गानिस्तान में है नहीं, तो अफ़गानिस्तान का एम्बेसी नई दिल्ली में क्यों रहेगा। हालांकि डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, लेकिन अंदर अंदर मनसा यही थी कि इसको भी बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए अफ़गानिस्तान भी समझ गया कि इस दूतावास में इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना मिशन इंडिया में नई दिल्ली के अंदर उसको स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय ले लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने RRTS प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए की राशि जारी की। RRTS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो RRTS प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार ने 415 करोड़ रुपए की राशि जारी की। आपको बताना है कि RRTS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस हैं रोरो ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रेलवे रोड ट्रांजिट सिस्टम या रीजनल रोड ट्रांजिट सिस्टम।
आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन के थ्रू कई इंटरसिटीज़ को कनेक्ट करने का एक सिस्टम है। इस परियोजना के अंदर 82 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे रूट बनाया जाएगा, सेमी हाई स्पीड ट्रेन रूट बनाया जाएगा, जिसमें शामिल है नई दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ। ये आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे नई दिल्ली है, यहाँ से गाज़ियाबाद, फिर गाज़ियाबाद से मेरठ को कनेक्ट करेगा ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन रूट। टोटल ये 82 किलोमीटर का रूट बनेगा और 25 स्टेशंस कनेक्ट होंगे इस RRTS प्रोजेक्ट के थ्रू, RRTS कॉरिडोर के थ्रू। ठीक है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन की गति क्या होगी? 180 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बाद हाल ही में किस राज्य ने 9 दिसंबर 2023 से जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। बिहार ने कुछ समय पहले ही जाति जनगणना कराया और उसका रिजल्ट पब्लिसाइज किया। इसके बाद कई स्टेट्स जैसे राजस्थान, ठीक है, तो इसी तरह कई स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इन स्टेट्स ने ये निर्णय लिया है, मतलब वादा किया है कि अगर दोबारा पावर में आते हैं तो वे जाति जनगणना कराएंगे। आंध्र प्रदेश ने भी यही डिसीजन लिया है और इसने तो डिक्लेयर भी कर दिया, अनाउंस भी कर दिया कि 9 दिसंबर 2023 से जाति जनगणना प्रारंभ करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शंस हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। RTI आप जानते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI। RTI एक्ट कब लाया गया था? 2005 में। RTI एक्ट के अंदर आप पब्लिक अथॉरिटीज़ से कोई भी जनहित में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, RTI लगा सकते हैं, आपको वहाँ से सूचना मिल जाती है। ठीक है, बशर्ते कि ऐसी सूचना हो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड ना हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ना हो। मतलब सरकार की कई सिक्योरिटी एजेंसीज में आप RTI नहीं लगा सकते हैं, जैसे IB, RO, इन सब से आप RTI लगा करके किसी तरह की क्वेरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आम तौर के क्वेश्चन हो, जो आपसे रिलेटेड हो और जो इंडिया के सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं RTI लगा करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन वीर या ऑपरेशन सेवियर।
आपके पास 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑपरेशन जिंदगी। हालांकि अब इसमें 41 लेबरर्स फंसे थे सिलक्यारा सुरंग में, क्योंकि सिलक्यारा सुरंग के बीच में मलबा गिर गया और इसके चलते सुरंग ब्लॉक हो गया था और बीच में मजदूर फंस गए थे। इसमें रैट होल माइनिंग टेक्निक का यूज किया गया और मैनुअली ड्रिल किया गया हॉरिजॉन्टली, और फिर वहाँ से श्रमिकों को निकाला गया एक एक करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है UNFCCC COP28 की बैठक निम्न में से किस देश में 30 नवंबर 2023 से प्रारंभ होने जा रहा है? आपके पास ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमीरात, अमेरिका, जर्मनी, भारत। UNFCCC CCC है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है और जो बैठकें होती है उसको बोलते हैं COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी इसकी COP20 बैठक होने जा रही है, कहाँ पर आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE। ठीक है, तो यहाँ पर होगी COP28 की बैठक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश बॉर्डर पर हुए संपत्ति लेन देन का सर्वे कराने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा या असम। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1947 की आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हो गया 2 भागों में, पाकिस्तान और भारत। फिर पाकिस्तान ये 2 भागों में था, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई पाकिस्तान से और आज का बांग्लादेश बना। लेकिन 1947 के दौरान यानी पार्टीशन के पहले और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच कई लेन देन हुए संपत्ति को लेकर के। जैसे इधर है बांग्लादेश और इधर है इंडिया। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट के इंडियन स्टेट्स के कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ? मतलब इंडिया के कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं? आप जानते हैं बंगाल, असम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय। तो ये सारे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं।
पार्टीशन के समय क्या हुआ कि कई मुस्लिम्स जो इंडिया में थे, त्रिपुरा वगैरह में थे, जो बॉर्डर स्टेट्स में जो थे मुस्लिम्स, वो बांग्लादेश जाना चाहते थे और बांग्लादेश के हिंदू इंडिया आना चाहते थे। तो उन लोगों ने आपस में क्या किया, प्रॉपर्टीज़ एक्सचेंज किए। जैसे कोई हिंदू अगर इंडिया आना चाहता था तो उसने अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम को बेची, जो इंडिया में था मुस्लिम वो बांग्लादेश जाना चाहता था, तो उन लोगों ने म्यूचुअली एक्सचेंज किए अपने अपने प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टीज़, जो एक्सचेंज्ड प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करने का निर्णय लिया है त्रिपुरा की सरकार ने। और सर्वे के बाद जब ऐसे कई अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय एक तो अवेयरनेस की कमी थी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इशू था। इसके चलते जो एक्सचेंज प्रॉपर्टीज़ थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, त्रिपुरा गवर्नमेंट उनको फाइंड आउट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप देगी। ठीक है, तो इसीलिए त्रिपुरा की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब जो एक्सचेंज्ड प्रॉपर्टीज़ थे उनका सर्वे करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्न में से किसे बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं पॉल हार्डिंग, जोनाथन एस्कोफेरी, रेड्डी डायल, पॉल लिंच। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है पॉल लिंच, सॉरी। तो पॉल लिंच को मिला बुकर प्राइज़ 2023। अब पॉल लिंच को किसके लिए बुकर प्राइज़ मिला? इनका एक नोवेल है प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसके लिए मिला है पॉल लिंच को बुकर प्राइज़। और बुकर प्राइज़ के लिए कितनी राशि दी जाती है? $63,000। इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 52,50,420 रुपये हो जाएंगे। और बुकर प्राइज़ क्यों दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। मतलब एक साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का चयन होता है जो अंग्रेजी भाषा में है, और जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का चयन होता है तो उसके लिए बुकर प्राइज़ दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S&P रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं 6%, 6.4%, 6.8%, 5.6%। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 6.8%। S&P ये क्या है? अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो इसने अनुमान लगाया है, सॉरी ये गलत आंसर क्लिक हो गया। सही आंसर है ये बी नंबर, ये गलत आंसर है गलती से। तो इसका सही आंसर होगा 6.4%। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान इंडिया ग्रो करेगा 6.4% के ग्रोथ रेट से, यह अनुमान लगाया है S&P रेटिंग एजेंसी ने। तो आज के MCQ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।